पहले आप सभी को हमारा प्रणाम। आज हम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2001 यानी कि टीजीटी का जो पेपर है उसको हम हल करेंगे। देखिए, शिल्पी को हम लोग हल करेंगे। आयोग द्वारा जितने भी पेपर कराए गए हैं सभी पेपर आपको शिल्पी पब्लिकेशन में मिल जाएंगे। तो आप यदि इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, शिल्पी पब्लिकेशन। ठीक है। और देखिए, इसमें कुछ त्रुटियां भी दी गई हैं, तो हो गई हैं त्रुटियां, तो उसको हम लोग सुधारते हुए अच्छे से चलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग टीजीटी का पेपर हल कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, यानी कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो कहेंगे संध्या भाषा कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, हमसे भाषा तो पूछ लिया, आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्धों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी है? 84। अगर आपसे पूछ ले, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम सिद्ध कौन है? तो प्रथम सिद्ध है सरहपा। कौन है? सरहपा। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सरहपा के ग्रंथ कौन है? तो इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोहा कोश। क्या है? दोहा कोश। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सिद्धों में कौन योगिनियां हैं, कौन कौन? देखिए, योगिनियां क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि सिद्धों में 84 सिद्ध हैं। अब 84 लोगों का नाम याद करना आसान थोड़ी ना है ना। तो हम लोग योगिनियों को याद कर लेते हैं। 3 योगिनियां हैं। तो कौन कौन है? कनकलापा, मणिभद्रपा और लक्ष्मीकरा। ठीक है। इस पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? कहेंगे आशीर्वाद सही है। ठीक है। अब देखिए, पहला देखिए ऑप्शन लिखा है आपसे आरसीवाद लिखा है, दूसरा आरसीवाद बाद लिखा है, तीसरा आशीर्वाद लिखा है, चौथा ऑप्शन में आशीर्वाद लिखा है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, जैसे कुछ वर्तनी और बहुत इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं। ज्योत्सना, ज्योत्सना कैसे लिखा जाता? ऐसे लिखा जाता है ज्योत्सना। ठीक है। और एक पूछा जाता है आपसे सन्यासी, पूछ लेता है सन्यासी, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। और एक और आपसे पूछता कवित्री, पूछता है बहुत, कवित्री कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। इसके बाद देखिए, आपसे पूछा अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, हमसे क्या कहा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? ठीक है। तो इसमें से कहेंगे कौन नहीं है? तो सोहनलाल द्विवेदी नहीं है। अब बात आती है, ये किस धारा के कवि हैं? तो ये कवि हैं जानते हैं, उत्तर छायावाद में एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा है, उसी में ये आते हैं। और इनकी रचनाएं जो हैं, अगर आपसे पूछ ले इनकी रचनाएं बता दीजिए, तो इनकी रचनाओं में कहेंगे भैरवी, वासव दत्ता, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, देखिए युगाधार। युगाधार, कंफ्यूज नहीं होना, युगाधार किसका है? तो कहेंगे सोहनलाल द्विवेदी। लेकिन अगर आपसे युगधारा पूछ लिया जाए तो किसको बताएंगे? तो ये हो जाएगा नागार्जुन की रचना हो जाएगा। ठीक है। किसका हो जाएगा? नागार्जुन का। तो युगधारा नागार्जुन का है और युगाधार सोहनलाल द्विवेदी का है। ठीक है। तो तीसरा प्रश्न हो गया। अब चौथे प्रश्न पे आते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, चौथा प्रश्न क्या कहा जा रहा है। चौथा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो त्यागपत्र उपन्यास किसका है? कहेंगे जैनेन्द्र का है। अब बात आती है जैनेन्द्र के और उपन्यास कौन कौन से हैं। तो इनका जानते हैं, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, और एक सबसे इंपॉर्टेंट इनकी रचना है मुक्तिबोध। क्या है? मुक्ति बोध। मुक्ति बोध पर इनको जानते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इस पे साहित्य अकादमी मिला है। क्या मिला है? साहित्य अकादमी। ठीक है। और एक रचना और इनकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या जानते हैं? तपोभूमि है। तपोभूमि। ठीक है। तपोभूमि है, और ये सह लेखन के तौर पर लिखा गया है।
सहलेखन मतलब साथ में मिल के लिखा गया है। तो जैनेन्द्र ने मिल के लिखा किसके साथ? ऋषभ चरण जैन के साथ। ठीक है, अब पांचवें प्रश्न पे आते हैं। तो पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक कौन थे? तो सदल मिश्र जी थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो कहेंगे 1800 ईस्वी में। कब हुई? 1800 ईस्वी में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी कौन कौन थे, तो कौन थे? एक लल्लू लाल थे और एक कौन थे? सदल मिश्र थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? वेलेजली ने किया था। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। देखिए छठा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? धानिया और झुनिया किस उपन्यास के पात्र हैं? ठीक है, तो कहेंगे गोदान। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। आपसे पूछा जाए अगर कि गबन के पात्र, तो इसके पात्र होंगे रमानाथ व जालपा। अगर आपसे कहा जाए कर्मभूमि, कर्मभूमि देखिए कर्मभूमि जानते हैं, ये हरिजन समस्या पर लिखा गया है। हरिजन हरिजन समस्या पर लिखा गया है। ठीक है, अगर प्रेमाश्रम देखिए इसका अगर आपसे उर्दू रूप पूछ ले, उर्दू रूप क्या है इसका, तो गोसाई अफीमत है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो कौन संत कवि पढ़ा लिखा थे? तो सुंदरदास पढ़े लिखे थे। अगर आपसे पूछा जाए सुंदरदास के गुरु कौन थे, तो दादू दयाल थे। ठीक है, इनके गुरु कौन है? दादू दयाल है सुंदरदास के। अगर आपसे कहा जाए सुंदरदास के ग्रंथ बता दीजिए, तो क्या बताएंगे? कहेंगे क्या है ये सुंदरदास की रचना क्या है? कहेंगे ज्ञान समुद्र और क्या है? सुंदर विलास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। अब आपसे पूछा जाए अच्छा इनकी और बताइए। अब देखिए आठवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आठवें नंबर में क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भक्तमाल के रचनाकार हैं। तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो नाभादास जी हैं। ठीक है, और देखिए भक्तमाल में जानते हैं क्या है? भक्तमाल में कहेंगे 200 भक्तों का चमत्कार पूर्ण वर्णन है और 316 छप्पय। 200 भक्त का, ठीक है, और 316 छप्पय, 316 छप्पय में है। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है बाल मुकुंद गुप्त चरित निबंध संग्रह का नाम है। तो बाल मुकुंद गुप्त निबंध संग्रह का क्या नाम है? शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, इसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है पद्मावत। पद्मावत के अनुच्छेद का नाम है। तो पद्मावत के अनुच्छेद का क्या नाम है? कहेंगे पद्मावत के अनुच्छेद का नाम है खंड। अब कहा जाए पद्मावत कितने खंड में है? तो 57 खंड में है। ठीक है, आपसे खंड में पूछा गया है। ठीक है, अब आपसे बात आती है यहाँ की अच्छा सर्ग में कौन है? तो सर्ग में देखिए हम एक बता देते हैं, आदिकाल में रासो साहित्य में एक पृथ्वीराज रासो रचना है। किसका है? पृथ्वीराज रासो रचनाकार कौन है? तो कहेंगे चंद्रप्रदायी हैं। और कहा जाए ये कितने सर्ग में है? तो 69 सर्ग में है। ठीक है, अब बात आती है कांड में। तो कांड में कौन है? कांड में रामचरितमानस है। कितने कांड में है? तो 7 कांड में है। अब अंक में आप लोग कमेंट में बताइएगा, नाटक वोटक में आपको मिल जाएगा ये सब अंक वाला चीज। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 11वें प्रश्न पे आते हैं। 11वां प्रश्न देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? तो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं मनाई गई है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो किसके जयशंकर प्रसाद नहीं है? नहीं है पूछा गया। बहुत यही लोग नहीं ध्यान दे पाते। जब पेपर में आप बैठेंगे ना तो आपको नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखबे नहीं करेगा।
आप कानन कुसुम या ध्रुवस्वामी या तितली मार के चले आएंगे। तो चारुचंद लेख नहीं है। अब बात आती है चारुचंद लेख है किसका, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अब बात आती है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के और उपन्यास कौन कौन से हैं, तो कहेंगे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के और उपन्यासों में अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख, पुनर्नवा। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन और आ जाता है, पूछा जाए कि महामाया पात्र किस उपन्यास के, या भट्टनी पात्र किस उपन्यास के, या न्यूनिया पात्र किस उपन्यास के, तो महामाया, भट्टनी, न्यूनिया पात्र हैं आपके बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। ठीक है, इस पर 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहेंगे कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं, तो कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं, तो कहेंगे तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी की और रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण है रामचरितमानस, रामचरितमानस। ठीक है, और विनय पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका की भाषा पूछी जाती है आपसे कभी कभी, तो ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, तो इनकी रचना देखिए रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रमाज्ञा प्रश्नावली, कृष्ण गीतावली, रामलाल नेहचू, यही सब इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नीचे भाषा की 4 विशेषता दी गई है, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। तो कौन सी भाषा गलत है, तो भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यही गलत है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, बकिया ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, ये भाषा की विशेषता गलत है दूसरा वाला। ठीक है, यही। ठीक है, उसके बाद कहेंगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जुगुप्सा स्थायी भाव होता है, तो जुगुप्सा स्थायी भाव कहेंगे विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है। अब बात आती है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का होता है उत्साह होता है। अब बात आती है अद्भुत रस का क्या होता है, तो अद्भुत रस का क्या होता है, विस्मय होता है, विस्मय होता है या आश्चर्य होता है, विस्मय या आश्चर्य। अब रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो कहेंगे क्रोध होता है। ठीक है, क्रोध। इसके बाद देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टकसाली भाषा कहते हैं, ये देखिए आपको विकल्प में ये गलत दिया गया है, एक नहीं होगा। ठीक है, टकसाली भाषा कहते किसे हैं, कहेंगे परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। ठीक है, तो हमारा विकल्प ये 16 नंबर का सही हो जाएगा। इसके बाद 17वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। कहेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन क्या हमसे पूछा जा रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे, कहेंगे आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, और इसके बाद देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन। औहट्ट भाषा से तात्पर्य है, तो औहट्ट भाषा से तात्पर्य मतलब कहेंगे ग्रामीण अपभ्रंश। और देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाए तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, और किसने लिखा था, तो कौन, गारसा द तासी ने लिखा था। ठीक है, फ्रेंच विद्वान थे गारसा द तासी, उन्होंने ही इसको लिखा था। और इनकी इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था, तो कहेंगे इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी। फिर बात आती है आपसे अगर कहा जाए ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, तो इसका हिंदी अनुवाद भी किसी ने किया था, तो इसका हिंदी अनुवाद किए थे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। अब पूछा जाए किस नाम से किए थे, तो हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से किए थे। ठीक है, फिर अगर बात आती है कि इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ, तो कहेंगे दूसरा भाग जो हुआ, दूसरा भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन जानते हैं। दूसरा संस्करण आखिर जानते हैं टीजीटी किस में पूछा गया, आप जाके देखिएगा। क्वेश्चन 49 हमारे ख्याल से है,
उसमें पूछा गया है कि इस्तवार द ललित हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 1871 में हुआ। आप टीजीटी 21 में जाके देखिएगा, प्रश्न आया है। क्वेश्चन 49 या 59 ऐसे कुछ था, ठीक है, आप देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कहेंगे हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। तो प्रकाशन भूमि क्या थी? कहेंगे कलकत्ता है। अब बात आती है उदंत मार्तंड का प्रकाशन, तो ये 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और कहेंगे इसके प्रकाशन किसने इसका संपादन किया था? तो कौन थे? बाबू जुगल किशोर थे। कौन थे? जुगल किशोर थे। बाबू जुगल किशोर थे, ठीक है। अब 21 नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं। तो कौन है? तो कहेंगे राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, राजा लक्ष्मण सिंह की एक पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है? कहेंगे राजा लक्ष्मण सिंह जो थे, प्रजा हितैषी इनकी एक पत्रिका है, ठीक है। और तत्वबोधिनी भी इनकी पत्रिका है। और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। बल्कि राजा लक्ष्मण सिंह का एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है टीजीटी या पीजीटी में कि मेघदूतम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो आपको लगाना था उस ऑप्शन में राजा लक्ष्मण सिंह। अब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, तो राजा और जानते हैं राजा लक्ष्मण सिंह जो थे ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं ये अहम फहम भाषा, ठीक है, अहम फहम भाषा के पक्षधर थे। अब बात आती है कि शिव प्रसाद सितारे हिंद के ग्रंथ कौन है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के ग्रंथ हैं राजा भोज का सपना, मानस धर्मसार, और कहेंगे क्या कहते हैं उसको, मानस धर्मसार हो गया, भूगोल हस्तामलक भी इन्हीं का है, वामामन रंजन इन्हीं का है, और इनका एक है योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, ठीक है। लेकिन अगर केवल पूछा जाए आपसे भाषा योग वशिष्ठ तो राम प्रसाद निरंजन का हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक तो किसका हो जाएगा? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का हो जाएगा। और इन्हीं का आलसियों का कीड़ा भी इन्हीं का है, वीर सिंह का वृत्तांत भी किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है, ठीक है। इसके बाद देखिए 22 नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। तो अनामदास के पोथा उपन्यास के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हमने अभी इसके पिछले किसी क्वेश्चन में हमने आप इनके सभी उपन्यास का डिस्कस कर लिया था। जैसे आपने देखा होगा अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख, पुनर्नवा, ये सब हमने पढ़ा था। पात्र भी देखे थे, भट्टनी पात्र, महामाया पात्र किस उपन्यास के हैं? तो कहेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था। तो 1903 ईस्वी में ग्रहण किया गया था। इसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेंगे देखिए नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। तो नीला चांद अगर उपन्यास आपसे पूछा जाए तो कहेंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। किसका है? कहेंगे राजा शिव राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का नहीं है। नीला चांद उपन्यास किसका है? तो कहेंगे शिव प्रसाद सिंह का है, ठीक है। तो शिव प्रसाद सिंह का है। देखिए इसमें दिया भी गया, ये वाला सही है। तो नीला चांद उपन्यास लेखक शिव प्रसाद सिंह है, लेकिन विकल्प में नहीं दिया गया, इसलिए सही हो जाएगा। इनके और भी उपन्यास हैं, अलग अलग वैतारणी, गली आगे मूर्ति है, ठीक है। देखिए नीला चांद उपन्यास जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, आप सुनते रहिए, केवल बस आपको याद हो जाएगा। नीला चांद उपन्यास पर इनको जानते हैं साहित्य अकादमी मिला है, साहित्य अकादमी मिला है, साहित्य अकादमी में पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब कब मिला है अगर आपसे पूछ ले तो 1990 ईस्वी में इनको मिला है।
1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किसको? कहेंगे शिव प्रसाद सिंह को, नीला चांद उपन्यास पर। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? अब देखिए, नागार्जुन हो गए, केदारनाथ अग्रवाल हो गए, शिवमंगल सिंह सुमन हो गए, त्रिलोचन हो गए, रांगे राघव हो गए, ये सब किसमें आते हैं? कहेंगे प्रगतिवाद में आते हैं। ठीक है, नागार्जुन की रचना जानते हैं क्या था? अभी हम बताए थे कि युगाधार और युगधारा में कंफ्यूज मत होना। युगाधार कहा जाए तो सोहनलाल द्विवेदी, लेकिन युगधारा कहा जाए नागार्जुन का है। इनका और भी है, सतरंजी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, भासमांकुर, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, भूमिजा। भूमिजा में राम का वर्णन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भूमिजा इनका। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कहेंगे क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सिंह द्वार में आपसे समास पूछा जा रहा है, तो सिंह द्वार में समास क्या होगा? तो कहेंगे तत्पुरुष समास है। अगर तत्पुरुष में पूछा जाए तो कौन सा तत्पुरुष? कहेंगे संबंध तत्पुरुष। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 27, कहेंगे अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं, तो कहेंगे कौन है? अरुण कमल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहेंगे राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है, तो राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम मेरी जीवन यात्रा है। बात आती है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसका है? तो हरिवंश राय बच्चन जी का है। हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मकथा है, और इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं पहला भाग, दूसरा भाग क्या, नीट का निर्माण, फिर तीसरा भाग बसेरे से दूर, चौथा भाग 10 द्वार से सोपान तक। उसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कहेंगे प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहा जा रहा है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अमिट पहचान बना लेने वाले साहित्यकार का नाम है। मतलब अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम बताइए, तो कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। इन्होंने 3 कहानियां कौन कौन से लिखी? 3 कहानियां लिखी, कौन कौन? कहेंगे उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, इन कहानी हो गई। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 31 नंबर का, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। तो देखिए क्या कहा जाता है? कहेंगे प्रगतिवाद कहा जाता है। देखिए यहाँ आपसे दिया गया मार्क्सवाद, यहाँ अगर मार्क्सवाद रहे या साम्यवाद, मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद। अब देखिए चाहे साम्यवाद रहे इस स्थान पे, चाहे मार्क्सवाद ही रहे, चाहे द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद रहे, तो किस में रहेगा? तो कहेंगे प्रगतिवाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कहेंगे दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? यानी कि दिनकर की कौन सी काव्य कृति है जो भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो कहेंगे कौन सी कृति है? तो कुरुक्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग कुरुक्षेत्र वाला देख लिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? तो ललित निबंधकार कौन नहीं है? तो कहेंगे रामविलास शर्मा। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे क्या कहा जा रहा है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। तो हंस पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कृति की रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? तो दुष्यंत कुमार की रचना है साय में धूप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? तो कौन है? कहेंगे वीरेंद्र मिश्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर
37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? आंचलिक उपन्यासकार राही मासूम रजा है। अगर आपसे कहा जाए कि जैनेन्द्र और अज्ञे कैसे उपन्यासकार हैं, तो ये मनोविश्लेषणवादी या मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। यशपाल तो प्रगतिवादी हैं, ठीक है, प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। और 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहेंगे प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो कहेंगे सोजे वतन जब्त कर ली गई थी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। कहेंगे निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो किसका है? तो कहेंगे विसल देव रासो। अब कहा जाए विसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो नरपति नाल हैं। ठीक है, और जानते हैं यह गेह काव्य, विसल देव रासो गेह काव्य में लिखा गया है। अगर आपसे पूछा है विसल देव रासो कितने खंडों में विभक्त है, तो कहेंगे 4 खंडों में विभक्त है। अब देखिए यहाँ खुमार रासो के, अगर आपसे खुमार रासो के रचनाकार पूछा जाए तो दलपति विजय बताइएगा। अगर पृथ्वीराज रासो के रचनाकार पूछा जाए तो चंद्रप्रदायी बताइएगा। अगर परमाल रासो के रचनाकार पूछा जाए तो जगनिक बताइएगा। ठीक है, परमाल रासो का अगर दूसरा नाम पूछ ले तो क्या है? आल्य खंड है, आल्य खंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। कहेंगे भूषण रेती काल की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो कहेंगे भूषण जो हैं वो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 41 नंबर का। कितना नंबर का देखें हम लोग क्वेश्चन? क्वेश्चन हम लोग देखें 40 ना। अब 41 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। तो मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक कौन है? तो लहरों का राजहंस। मोहन राकेश के और नाटक कौन कौन से हैं? तो कहेंगे आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, और आधे अधूरे इनका है। ठीक है, अब देखिए बात आती है यहाँ जनमेजय का नागयज्ञ किसका है? तो कहेंगे ये किसका है? कहेंगे ये जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, किसका है? प्रसाद जी का है। कहेंगे जयशंकर प्रसाद। ये मिस्टर अभिमन्यु किसका है? ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक है, और सिंदूर की होली किसका है? तो ये कहेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ठीक है, और सिंदूर की बिंदी किसका है? तो कहेंगे गोविंद वल्लभ पंत का है। अब 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से सबसे कम महत्व प्रदान किए थे। तो किसको कम महत्व प्रदान किए? तो कबीर को। इनकी एक रचना शुक्ल की त्रिवेणी। उस त्रिवेणी में जानते हैं तुलसी, सूर, जायसी तीनों लोग का विवेचन करते हैं, इनका विवेचन नहीं किए। कभी कभी पूछ लेता है त्रिवेणी में किस कवि का विवेचन नहीं किए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आपसे पूछा जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किसका उल्लेख नहीं किए हैं? तो कहेंगे कबीर का। ठीक है, 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहेंगे हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो सरदार पूर्ण सिंह एक निबंधकार के रूप में है। इसके बाद 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहेंगे निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? देखिए यही लोग नहीं पढ़ पाते, नहीं पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से किससे कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? कहेंगे छोटा जादूगर। अब कहा जाए कौन है इसके? तो जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रसाद। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप।
और क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है बताइए। कहेंगे देखिए संस्कृत के 4 अध्याय जो दिया गया है, संस्कृत के 4 अध्याय, ये किसका है? ये आलोचना है। किसका है? कहेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का है। और जानते हैं इस पे क्या मिला है? इस पे कहेंगे साहित्य अकादमी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है, संस्कृत के 4 अध्याय पर। ठीक है, अगर पूछा जाए कब मिला था तो 1959 में मिला था। ठीक है, अब कविता के नए प्रतिमान कहेंगे डॉक्टर नामवर सिंह का है, इस पे भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला है? इस पे 1971 में मिला था। अब देखिए ये इसका इस ऑप्शन का निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये सही है। ठीक है, अब राग दरबारी पूछा जाए तो राग दरबारी उपन्यास किसका? तो श्री लाल शुक्ल का है। ठीक है, इस पे भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला है? तो कहेंगे 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, अनंत का सही संधि होगा तो अनंत का भैया अनधन अंत होगा, दूसरा विकल्प सही है। 47 नंबर का क्वेश्चन, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए, कूट में सही का उत्तर चयन कीजिए। अब देखिए मिलान करते हैं तो कहेंगे मंगल सूत्र किसका है? तो मंगल सूत्र अपूर्ण है, आप लोग जानते होंगे। कहेंगे किसका है? तो प्रेमचंद जी का है। ठीक है, और इरावती किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है। और तमस किसका है? तो भीष्म साहनी का है। ठीक है, इसके बाद देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? कहेंगे 48 नंबर का क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना। किसका? अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो अशुद्ध देखिए इसमें यानी है। ठीक है, ये यानी लिखा कैसे जाता है? यानी ऐसे लिखा जाता है, ये सही है। ठीक है, और ये देखिए विकल्प इसमें दिया है 3, ये गलत है। ठीक है, आप अगर आप क्वेश्चन जाके देखिएगा पीजीटी 2002 में क्वेश्चन नंबर 5 ही तो है जो आया है मेरे ख्याल से। पीजीटी 2002 में क्वेश्चन नंबर 5 आप अगर देखेंगे उससे जान जाएंगे हाँ यानी गलत लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और जानते हैं शरद चंद्र भी सही लिखा गया है, शमश्रू सही लिखा गया है, कवित्री भी सही लिखा गया है। तो हमसे अशुद्ध पूछ रहा है ना, तो अशुद्ध वही दूसरा विकल्प सही है। अब देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम। यानी कि दोहा के जो ठीक विपरीत पड़ता है तो क्या होता है? सोरठा होता है। दोहा में देखिए पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, लेकिन सोरठा में क्या होता है? पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो चौपाई में हम लोग जानते हैं कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। देखिए एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, सोरठा जो है अर्ध सम्मात्रिक है, दोहा जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है, लेकिन रोला हो गया, चौपाई हो गया, हरगीतिका हो गया, ये सब सम्मात्रिक छंद हैं। रोला में देखिए 24 मात्राएं 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। और हरगीतिका में कहेंगे 28 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमसे कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम है। तो ना पढ़ने वाले कवि कौन है? मतलब ये देखिए ना पढ़ने, अब यहाँ नहीं भी नहीं लिखा, यही लोग नहीं पढ़ते, बस मार देंगे। अष्टछाप में अंतर्गत जो आ रहे हैं पहले मार देंगे, कुंभन दास जो देखेंगे वही मार देंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है। ये एक प्रश्न से सिलेक्शन हो जाता है, एक प्रश्न से जब छटते हैं ना तो वो दुख वही जान सकते हैं जो छटते हैं। अब उनसे पूछिए जो एक क्वेश्चन से आ रहा था उनको क्वेश्चन, आप अगर देखेंगे सब मिलाएंगे तो उनको आ रहा था क्वेश्चन, बट वो कर नहीं पाए उस समय।
तो यही सब है, प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा विकल्प आपका? तो कहेंगे देखिए कुंभन दास तो हैं, नंददास भी हैं, परमानंद दास भी है। देखिए यहाँ सुंदर दास दे दिया है। सुंदर दास एक संत कवि हैं, सबसे पढ़े लिखे संत थे, सबसे सुशिक्षित एवं सर्व शास्त्रज्ञ थे संतों में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 50 हो गया। अब 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहेंगे 51 नंबर का क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जा रहा है। ये देखिए खड़ी बोली ध्यान दीजिए और महाकाव्य ध्यान दीजिएगा। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या होगा? प्रिय प्रवास होगा। अगर खड़ी बोली हिंदी का दूसरा महाकाव्य पूछा जाए तो वैदेही वनवास होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए खड़ी बोली हिंदी का, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का पहला महाकाव्य कौन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई। अब देखिए 52, क्वेश्चन नंबर 52, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो हारे के हरिनाम किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। दिनकर को उर्वशी पर जानते हैं कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और कब मिला था? 1972 में। सही लिखा, 72 में ही मिला था। हाँ 1972 में ही मिला है, 1972 में, याद रखिएगा। उसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको जो मिला है, कितनी नाव में कितनी बार पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब बात आती है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कब इनको? तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1978 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए आंगन के पार द्वार पर इनको साहित्य अकादमी मिला है। क्या मिला है? साहित्य अकादमी। अब बात आती है कि इनको साहित्य अकादमी तो मिला, लेकिन कब मिला साहित्य अकादमी? तो 1964 में मिल गया था, 1964 ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी में। अब इसके बाद 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के आधार पर किया गया? तो किस रचनाकार के? तो कहेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहा यार? देखिए राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार का नाम है। तो राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो हवा का पर्यायवाची अनल नहीं है, ये आग का पर्यायवाची है। किसका है? आग का। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, तो मूक शब्द का विलोम शब्द पूछा गया। तो मूक का भैया वाचाल होता है। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट की आत्मकथा है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा भी था। तो ये आपसे अब की पूछ लिया, विधा पूछ लिया एक प्रकार से। तो देखिए विधा अगर पूछता है तो क्वेश्चन कठिन माना जाता है अधिकतर, क्योंकि रचनाएं याद रहती हैं, लेखक भी याद रहते हैं, बट याद नहीं होता कि विधा में उपन्यास था कि कहानी था कि नाटक था कि यात्रा वृत्तांत था ना। तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये उपन्यास है। ठीक है, अगर इसके पात्र पूछा जाए तो भट्टिनी पात्र, महामाया पात्र और न्यूनिया पात्र इसी के हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 59 हमसे क्या पूछा जा रहा है? 59 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? मतलब वो ऐसे कौन कवि हैं जो केवल अवधी में ही रचना किए हैं? तो अगर आपने पढ़ा है तो सूफी काव्य के जितने भी कवि हैं प्रायः सभी कवियों ने अवधी भाषा में रचना किए हैं। और सूफी काव्य में जैसी आते ही हैं ना। जैसी का ग्रंथ कौन है? पद्मावत है। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत। लेकिन आप इतना ना याद करिएगा, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। ठीक है, ये याद करिएगा। और जानते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन हो गया।
तुलसीदास तो अवधि प्लस ब्रज दोनों में रचना किए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कहेंगे प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना के सिलेवार क्रम में सजाइए। तो देखिए गबन कब लिखा गया, तो कहेंगे 1931 में लिखा गया था। गोदान 1936 में लिखा गया। सेवा सदन कहेंगे 1918 में। अब देखिए मतलब 18, 31, 36 मतलब का ग क ख, ग क ख यानी कि ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ये विकल्प सही हो जाएगा। अब 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है। तो प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम क्या है, तो कहेंगे अब रचयिता का नाम बताइए 61 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये तो मीराबाई का है, सब लोग जानते हैं किसका है, मीराबाई का है, ठीक है, मीराबाई सही हो जाएंगे इसके। मीराबाई की रचना क्या जानते हैं, नरसी का मायरा, चरित भी है, स्फुट पद भी है, और भी है इनकी रचनाएं। अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, आल्हखंड का दूसरा नाम है। अभी हमने पीछे अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो हमने बताया भी था कि परमाल रासो के रचनाकार कौन, जगनी। अगर आपसे दूसरा नाम इसका पूछा जाए तो हमने बताया था परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है, यानी कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली है जो नहीं पड़ती है, तो कहेंगे अवधी नहीं पड़ती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीनों आते हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अब ब्रज भाषा पड़ती है, बुंदेली भी पड़ती है, कन्नौजी भी पड़ती है, ठीक है, खड़ी बोली भी पड़ती है इसमें। अब आगे देखते हैं, देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो देखिए हिंदी का प्रथम कवि पूछा जा रहा है, लेकिन अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार यानी कि जो बहुत से विद्वानों ने माना हो, तो सरहपाल। अब देखिए चाहे सरहपा लिखा हो, सॉरी चाहे सरहपा लिखा हो, सरहपा, चाहे सरहपा लिखा हो चाहे सरहपाल, बात एक ही है, ठीक है, यही है। अब अगर आपसे कभी पूछ ले कि ये किसके अनुसार है, किसी ने इनको माना है, जानते हैं अलग अलग विद्वानों के अनुसार किसने किसको माना है। इसका हमने 2-3 मिनट का वीडियो होगा, एक वीडियो में हमने बनाया, वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा कि सरहपा को किसने माना, तो राहुल सांकृत्यायन ने माना, तो अब्दुल रहमान को किसने माना, ऐसे से सभी वीडियो हमने बता दिया है इसको। क्वेश्चन नंबर 65, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम, यानी कि खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले रचना करने वाले कवि कौन थे, तो अमीर खुसरो थे, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। कहेंगे भक्ति कालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। तो देखिए इस काव्य धारा के प्रायः सभी कवि मुसलमान थे, बिल्कुल सही है। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू मुस्लिम प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का कथात्मक चित्र प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही है। इस काव्य धारा के कवियों अवधी एवं ब्रज में रचनाएं की, यही गलत है भैया। इस काव्य जानते हैं सभी लोगों ने, प्रायः सभी लोगों ने अवधी भाषा में रचना किया है, ये ब्रज में कहां से आ गया, ये नहीं होगा, ठीक है। इसका अब देखिए चौथा विकल्प, इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे, बिल्कुल ये एकदम सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विशेषता पूछा, कौन सी विशेषता गलत है, ये ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा है। तो ये तो सही है कि काव्य धारा में प्राय सभी लोग मुसलमान थे, हाँ सही, सभी लोग मुसलमान थे, दूसरा विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही, लेकिन यही हमारा सही हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, कहेंगे आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है।
कहा जाए विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कहा है, तो इन्होंने वीर काल नाम दिया, ठीक है। और कहा जाए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया, तो इन्होंने बीजोपन काल नाम दिया, ठीक है। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, सिद्ध एवं कहा जाए चारण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था संधि एवं चरण काल नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है आदिकाल को। इसका एक वीडियो हम बनाए हैं, अलग से देख लीजिएगा, केवल नामकरण देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 68, जगदीश शब्द की संधि, सही संधि होगा जगदीश का, तो जगत धन ईश, ये विकल्प सही होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। तो कहा जा रहा है एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था, तो हम जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, ये सही हो जाएंगे। और जानते हैं हिंदी साहित्य में सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले साहित्य अकादमी पाने वाले कौन हैं, यही है भैया माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य में सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन हैं, सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन हैं, और कब पाए थे, 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में पाए थे। इस रचना पर हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी याद करिएगा, हिम कीर्तनी भी इनकी रचना है, लेकिन उस पे साहित्य अकादमी नहीं मिला था, हिम तरंगिनी पर मिला था, ठीक है। तो आपसे अगर कहा जाए किस रचना पर साहित्य अकादमी इनको मिला था, तो कहेंगे हिम तरंगिनी, लिख दें, देखिए हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी पर इनको मिला था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। संशय की एक रात के लेखक हैं, तो संशय की एक रात नरेश मेहता का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तार सप्तक तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है, तो तार सप्तक भैया प्रयोगवाद में, और किसने तार सप्तक का प्रकाशन किया, तो अज्ञेय ने, किसने, अज्ञेय ने। अगर आपसे पूछा है पहले तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, मतलब तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष अगर पूछा जाए तो 1943 है, लेकिन अगर दूसरे तार सप्तक का पूछा जाए तो 1951 है, अगर तीसरे का पूछा जाए तो 1959 है, अगर चौथे तार सप्तक का पूछा जाए तो 1979 79 है, ईस्वी है, सभी ईस्वी रहेंगे, सब में ईस्वी रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है, तो जो कभी ना हुआ हो तो कहेंगे उसे अभूतपूर्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कहेंगे हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है, तो कहेंगे विदेशज तो है, लेकिन विदेशज में कैसा है, तो पुर्तगाली शब्द है, ठीक है, बाल्टी पुर्तगाली शब्द है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याता का नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन यही ना, लोग नहीं पढ़ पाते भैया, कसम से सही बात मानिए, नहीं पढ़ते लोग, इतना ध्यान से पढ़ेंगे ना, लेकिन वो नहीं नहीं दिखेगा उस दिन, जिस दिन आपका पेपर रहेगा ना, उस दिन नहीं दिखबे नहीं करेगा आपको, और आप भट्टलोलट सही करके आएंगे, लेकिन भट्टलोलट आपका जब आंसर किया आएगा तो गलत रहेगा, क्योंकि भट्टलोलट भी हैं, शंकुक भी हैं, अभिनवगुप्त भी हैं, क्षेमेंद्र नहीं है, क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। कालिदास की रचना रघुवंशम है, तो रघुवंशम एक क्या है, महाकाव्य है, महाकाव्य कितने खंड में है, तो कहेंगे सर्ग में होता है महाकाव्य, 17 सर्ग में है, ठीक है, ये 17 सर्ग वाला महाकाव्य है। इस बात क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76। क्वेश्चन नंबर 76 आइए देख लेते हैं। कहेंगे बनारसीदास जैन ने लिखी थी, तो बनारसीदास जैन ने क्या लिखी थी, कहेंगे
देखिए बनारसीदास जैन ने लिखे थी एक आत्मकथा, हिंदी की पहली आत्मकथा लिखे थे बनारसीदास जैन। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। तो 77 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है। देखिए एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो कहेंगे वो होता है श्लेष। ठीक है, अगर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो यमक होता है। ठीक है, और आपसे देखिए एक था रावण सिर सरोज वंचारी चली रघुवीर सिलिमुखधारी में कौन सा अलंकार है? तो सिलिमुखधारी में श्लेष अलंकार है। ठीक है, सिलिमुख में श्लेष अलंकार। सिलिमुख में एक का अर्थ भौरा होता है और एक का अर्थ क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हमें याद नहीं आ रहा। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास। अगर आपसे पूछे कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा गया, यहाँ देखिए पूछा गया कठिन काव्य का प्रेत तो केशव दास कह दिए, लेकिन कठिन गद्य का प्रेत पूछ ले तो अज्ञेय जी को कहा गया है। इसके बाद देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ जी का है। आचार्य भामा ने क्या कहा? इन्होंने कहा था शब्दार्थो सहितो काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ ने क्या कहा था? कहेंगे रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम। आचार्य दंडी का तो इन्होंने अलंकार की परिभाषा क्या दिया जानते हैं? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रलक्षते। और काव्य की परिभाषा में इन्होंने दिया था शरीरम तावदिष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। दंडी ने कहा था शरीरम तावदिष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। और देखते हैं 80 क्वेश्चन नंबर 80, रसों के संचारी भाव की संख्या होती है। तो संचारी भाव की संख्या 33। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 33। 81 क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, संस्कृत के किस कवि को एको रस करुड़ कहकर करुड़ रस को रसराज घोषित किया? तो कहेंगे भवभूति, भवभूत ने। ठीक है, मालती माधव महावीर चरितम उत्तराम चरितम किसका ग्रंथ है? तो कहेंगे ये संस्कृत साहित्य में आते हैं ये भवभूति कालिदास माघभास। ठीक है, तो मालती माधव महावीर चरितम उत्तराम चरितम ये है भवभूति का। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम बताइए। देखिए हमने आपको एक ही प्रश्न में सभी बता दिए थे। देखिए इस पेपर में आपको मिले होंगे परमाल रासो के रचनाकार कौन है, देखिए मिल गए। इसका दूसरा नाम पूछा गया था, तो हमने सभी बता दिए थे एक ही वीडियो में। अब आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको याद आ गया होगा परमाल रासो के रचनाकार कौन है, तो जगनिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। तो पूछा गया है पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन मतलब पहले दे जाएगा तो तीसरा विकल्प सही है, एकदम सही तीसरा विकल्प। अब 84 क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, नीलोत्पलम शब्द में समास। तो नीलोत्पलम में समास क्या है? तो सब लोग जानते हैं कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 85 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है वो संध्या, संध्या हो गई। ठीक है।